जनपद प्रयागराज में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लॉ यूनिवर्सिटी, जो उत्तर प्रदेश की दूसरी लॉ यूनिवर्सिटी है, और हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के चैम्बर एवं पार्किंग के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रधान संवाददाता गोता यादव जी। शुक्रिया जानवी। बता दूं कि अब से बस कुछ ही देर में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होने वाला है। राष्ट्रपति जी द्वारा आज देश की 24वीं यूनिवर्सिटी लॉ की और उत्तर प्रदेश की दूसरी लॉ की यूनिवर्सिटी का आज शिलान्यास किया जा रहा है जनपद प्रयागराज में। जनपद प्रयागराज में राष्ट्रपति जी के साथ में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना जी, गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। कार्यक्रम में आज प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास है। इसके साथ ही हाई कोर्ट में मल्टी नेशनल पार्किंग का भी उद्घाटन किया जा रहा है। अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर भी अधिवक्ताओं को प्रेषित किए जा रहे हैं। लेकिन अधिवक्ताओं का इस पे क्या कहना है, अधिवक्ताओं का क्या मानना है, हमारे साथ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयसिंह यादव जी मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि इस सब चीज से अधिवक्ताओं को कितना फायदा होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनी न्यूज में। सर, जिस तरीके से प्रेसिडेंट जी द्वारा आज मल्टीनेशनल पार्किंग का शिलान्यास किया जा रहा है, अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर दिए जा रहे हैं, लॉ यूनिवर्सिटी का आज शिलान्यास किया जा रहा है, इससे अधिवक्ताओं को सबसे ज्यादा क्या फायदा होने वाला है? आप कहीं भी काम करने जा रहे हैं, कोई भी ऑफिस में, तो सर्वप्रथम आप बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, आपकी गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, तो अच्छी बात है, होना चाहिए। और मेरा मानना है इसी के साथ ही उनको एक मल्टी लेवल हॉस्पिटल का उद्घाटन करना चाहिए। अभी कोविड के दौरान ऑक्सीजन और तमाम चीज़ों की समस्या के लिए अधिवक्ता, वादकारी, तमाम लोग, कई बार तो ये भी देखा गया कि कुछ वादकारी यहाँ आए और यहीं अटैक या तमाम चीज़ों से उनके लिए हॉस्पिटल, मल्टी नेशनल हॉस्पिटल, एम्बुलेंस वगैरह, कम से कम उनकी डेड बॉडी उनके गृह जनपद, उनके घर तक जा सके, ये भी इसके साथ होना चाहिए। और इन्होंने बहुत अच्छा हुआ जो विश्वविद्यालय लॉ यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में खोला, गर्व की बात है इलाहाबाद के लिए। और पार्किंग की भी समस्या तो बहुत थी, अगर आप कभी जाइए देखिए पार्किंग समस्या बहुत थी, उससे टाइम टेकिंग, जैसे हम पैदल भी जाना हुआ तो पार्किंग की समस्याओं के कारण आदमी को ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये भी अच्छी बात है। बाहर से देखने में एकदम पूरी पार्किंग सड़क पर तमाम जो अधिवक्ताओं की बैठने की व्यवस्था, जो तमाम तरह की समस्याएं थी वो बैठने, अगर आपकी पार्किंग बढ़िया हो जाए, बैठने की आपकी व्यवस्था अच्छी हो जाए तो तमाम सुलभता तो मिलेगी। और इसके साथ हॉस्पिटल की व्यवस्था, शिक्षा के लिए अगर आपने लॉ कॉलेज खोला, ये भी गर्व की बात है। देश की 24वीं यूनिवर्सिटी आ जाने से, यानी कि उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी लॉ यूनिवर्सिटी आ जाने से प्रयागराज में कितना इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? प्रयाग कितना और बदला हुआ नजर आएगा? देखिए, प्रयाग तो प्राचीनतम है, प्रयाग में कोई चीज़ हो रहा है और अच्छा है, लेकिन जो प्रयाग में पहले था उन चीज़ों से छेड़छाड़ न हो, जैसे ट्रिब्यूनल की बात, बेंच के मामले, उसके साथ छेड़छाड़ न किया जाए तो अच्छा। लखनऊ का और इलाहाबाद के अधिवक्ताओं का आपस में समन्वय नहीं दिखाई देता है। अधिवक्ता कहते हैं लखनऊ के कि उनको लखनऊ में हाईकोर्ट चाहिए और इलाहाबाद कहता है कि जो जहाँ है वहीं रहना चाहिए। इसको आप किस नजर से? नहीं, बिल्कुल, जो जहाँ रहता है सभी सोचता है कि हमारे पास हो, हमारे करीब हो, लेकिन हम प्रधान पीठ, इलाहाबाद प्रयागराज जो है प्रधान पीठ है, तो जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जो तमाम चीज़ें हैं वो प्रधान पीठ तय करेगी ना। और इस पर कई बार हुए जजमेंट भी है कि जहाँ प्रधान पीठ रहेगी वहीं सब कुछ रहेगा। ये इधर विगत 10-15 सालों में हम लोगों ने देखा गया इलाहाबाद को कमजोर भी किया गया। अभी भी DIG कार्मिक, जो तमाम बड़े बड़े ऑफिसर्स यहाँ रहते थे, सारी ऑफिसर लखनऊ में जो शिफ्ट हो रही है ठीक नहीं है। कई यूनिवर्सिटी खुल रही है, अच्छी बात है, EMS भी खोलना चाहिए, मल्टी हॉस्पिटल भी होनी चाहिए। कई इतने अधिवक्ता हैं, यूथ अधिवक्ता तो सदैव युवा तो रहेगा नहीं, कुछ बुजुर्ग हैं, सबके जो तमाम सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था की जाए। कई जो दौर चला है आज के एडवांसियर में, BP है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, ये तमाम समस्या जो ज़्यादा मानसिक श्रम करता है वहीं में प्रभावित है। खेती किसानी करने वाले इससे प्रभावित नहीं है। यहाँ इन सब चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए।
न्यायिक राजधानी है प्रयागराज का इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो इसके बावजूद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी किन किन चीजों की बुनियादी रूप से जरूरत है और उन पे कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाना चाहिए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहीं पे हैं, आप लोग किस तरीके से अपनी बात चीफ जस्टिस तक, सीजीआई तक पहुंचाएंगे रमन्ना जी तक? देखिए, चीफ जस्टिस का आपको तो सब कुछ जानकारी है, सब सफर करती है। देखिए, जुडिशरी में जजेज जो होते हैं मैक्सिमम अधिवक्ता से होते हैं। सबको सफर पता है, सबका सफरनामा इसी तरह से शुरू होता है। जैसे अधिवक्ता, सब पहले अधिवक्ता ही रहते हैं, उनको सफर मालूम है क्या क्या होना चाहिए। तो लेकिन करती तो सरकारें हैं। कहीं जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट कोई एडवाइस ले, उनका भी एक वो है, तभी ना कोई चीज़ बताएंगे। जैसे आज ये ला यूनिवर्सिटी खुल रही है, मल्टी लेवल पार्किंग खुल रही है, चेम्बर्स बन रहे हैं, और पिछली उत्तर प्रदेश में केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट के अलावा तहसील से लेकर पूरे प्रदेश के जनपद न्यायालयों में अधिवक्ताओं के चेंबर की समस्या नहीं है। ओनली हाई कोर्ट जो प्रधान पीठ हमारी है, यही एक समस्या है। और पूरे हमने तो तहसीलों में देखा है, जिलों में देखा है, वहाँ सब पिछली उत्तर प्रदेश की सरकारें ने बहुत अच्छा अधिवक्ताओं के लिए, अधिवक्ताओं के चेंबर के लिए कार्य किया है। अभी हमने ये नहीं, अभी तो देखिए आप कोविड के दौरान देखा, हमने 150-200 अपने अधिवक्ता साथी, ऑक्सीजन नहीं मिला, तमाम चीज़ें नहीं मिली, डेड बॉडियाँ परिवार के लोगों को नहीं मिला। तो ये शिक्षा के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, पार्किंग के साथ, बैठने के साथ, इन सब चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। और किसी ने इसके पहले आज उसी कैंपस में वहीं सीजीआई सब आ रहे हैं। अब जो हमारे 200-150 साथी जो हम लोगों के बीच नहीं रहे, उनके प्रति भी तो श्रद्धांजलि देनी चाहिए। क्या अधिवक्ता संघ, अधिवक्ता सभी सरकार के कामकाज से खुश है? देखिए, सरकार कोई कार्य कर ही नहीं रही, खुश होने की क्या बात है। सरकार में जो होता है उसका विरोध भी तो नहीं कोई कर सकता। जहाँ लोकतंत्र खतरे में है, यही कई जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी तो बोला कि लोकतंत्र खतरे में है। सीजीआई लगातार इस तरीके के अपने बयानों से, अभी सीजीआई ने भी कहा है सरकार को रोक दिया, तो वही कह देना, जब तक उनके खिलाफ कुछ आर्डर नहीं पास हो, स्ट्रक्चर्स नहीं पास होते, फिर उससे कह देने से कोई बहुत फायदे नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं आए। और आपने ये भी देखा कि जुडिशरी में भी अभी तमाम सूची देखा गया, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स कभी ऐसे नहीं होते थे। कोलोजियम होता था, कोलोजियम में भी सरकारों के अपने लोगों को कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो अभी इस कोविड के दौरान अधिवक्ताओं के साथ बड़ी समस्या है। आज सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई अधिवक्ताओं के इलाज के लिए, ऑक्सीजन के लिए, उनकी डेड बॉडियों के लिए, उनके मूल रूप से गृह जनपद कोई जाने के हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। हम अधिवक्ता हैं, केवल वादकारियों के लिए हम लोग 24 घंटे जस्टिस के लिए, न्याय के लिए मरते हैं, अपने परिवार के लिए क्या करना है। तो कुछ जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको भी लागू किया जाए, अधिवक्ताओं के लिए भी कुछ फैसिलिटी दी जाए, सरकार को इसमें चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये तो थे मेरे साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयसिंह यादव जी। उन्होंने कहा कि किस तरीके से लगातार यहाँ पे बदलाव प्रयाग में देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे मल्टीनेशनल पार्किंग के साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पर मल्टीनेशनल पार्किंग बना है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं एक हॉस्पिटल भी बनाया जाना चाहिए। आइए कार्यक्रम का रुख करते हैं, जहाँ पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का अभिभाषण शुरू हो गया है। अब
इस कार्यक्रम का बहुप्रतीक्षित क्षण आ चुका है। माननीय मंत्री जी का धन्यवाद। अब मैं उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आदरणीय राष्ट्रपति जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना जी, भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्री माननीय किरेन रिजिजू जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण माननीय न्यायमूर्ति विनीत शरण जी, माननीय न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण मुरारी जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी जी, उत्तर प्रदेश शासन के विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, बार एसोसिएशन इलाहाबाद के अध्यक्ष श्री अमरेंद्र नाथ सिंह जी, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सभी न्यायमूर्तिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, प्रयागराज की इस पावन धरती पर मैं देश के माननीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रयागराज की धरती गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी की भूमि है। पूरा देश और पूरी दुनिया त्रिवेणी की इस धरती पर संगम में स्नान करके अपने जीवन में सफलता की कामना को लेकर के आती है, लेकिन एक आम जनमानस त्रिवेणी की इस धरती पर धर्म, न्याय और शिक्षा के इस प्रमुख केंद्र से प्रत्यक्ष अनुभूति पाकर के भी अपने आप को धन्य महसूस करता है। मैं त्रिवेणी की इस पावन धरती पर आज भारत के माननीय राष्ट्रपति जी के आगमन पर प्रदेश शासन की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस समारोह में प्रदेश की माननीय राज्यपाल और प्रदेश के अभिभावक स्वरूपा श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का, भारत के मुख्य न्यायाधिपति माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमन्ना जी का, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री माननीय श्री किरेन रिजिजू जी का, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगण श्री विनीत शरण जी, श्री दिनेश माहेश्वरी जी, श्री कृष्ण मुरारी जी, श्री विक्रमनाथ जी का उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन
न केवल उत्तर प्रदेश के इस प्रयागराज की धरती के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। वर्षों से लंबित उन परियोजनाओं का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से होने अभी प्रारंभ हुआ है, जिसकी दशकों से तमन्ना प्रयागराज वासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को था। खासतौर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज में मल्टी लेवल पार्किंग और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, इन दोनों की वर्षों से मांग चली आ रही थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, उसमें न्यायिक क्षेत्र में भी प्रत्येक आम जन की आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उसे समय पर सहजतापूर्ण न्याय उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से चाहे वह प्रदेश के अंदर न्यायिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किए जाने वाले कार्य हों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में न्यायालय कक्ष 599 न्यायिक कक्ष वर्तमान में, जिनमें से 311 पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, 288 निर्माणाधीन हैं। माननीय न्यायमूर्तियों के आवासीय व्यवस्था के लिए भी प्रदेश सरकार की ओर से 611 ऐसे आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें 247 बनकर के तैयार हैं और 364 वर्तमान में निर्माणाधीन है। आज का युग डिजिटल युग है। कोरोना महामारी के दौरान हम लोगों ने तकनीक के इस महत्व को समझा है। आम जन को दी जाने वाली सुविधा हो या फिर सहजता और सरलता के साथ उन्हें न्याय उपलब्ध कराने के लिए हम तकनीक का उपयोग किस रूप में कर सकते हैं, ये हम सब ने डिजिटल हियरिंग के माध्यम से, ऑनलाइन दी जाने वाली उन सुविधाओं के माध्यम से महसूस किया है। और प्रदेश सरकार ने अधीनस्थ न्यायालयों में डिजिटाइजेशन के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के कंप्यूटर क्रय के लिए 30 करोड़ रुपए, अधीनस्थ न्यायालय में कंप्यूटर क्रय और अनुरक्षण के लिए 20 करोड़ रुपए और न्यायिक अधिकारियों के नवीन लैपटॉप के लिए 18 करोड़ रुपए की राशि इस संबंध में राज्य सरकार ने पहले से ही स्वीकृत की है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर जब भी हम लोग प्रयागराज की बात करते थे तो प्रयागराज का हमारा उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता न्याय प्राप्त करने की एक उत्सुकता के साथ यहां पर आता है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा यहां सामना करना पड़ता था जाम का। प्रयागराज कुंभ के समय प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने बेहतरीन पहल की थी और मुझे प्रसन्नता है कि उस समय माननीय न्यायालय के द्वारा हमें भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ था। अन्यथा किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों की विकास में रुचि नहीं होती, वे कहीं न कहीं व्यवधान बनने का कार्य करते हैं। हमारे पास 1 वर्ष का समय था कि हम प्रयागराज कुंभ के लिए इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यहां विकसित करें और उस समय जो बेहतर समन्वय था, उस बेहतर समन्वय के माध्यम से प्रयागराज को प्रयागराज के रूप में विकसित करने, 24 करोड़ जनमानस को, श्रद्धालु जनों को प्रयागराज कुंभ के अवसर पर इस आयोजन में सहभागी बनाने में हमें सफलता प्राप्त हुई थी।
लेकिन साथ साथ उच्च न्यायालय इलाहाबाद की जाम की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। आज मुझे प्रसन्नता है कि जो मल्टी लेवल पार्किंग यहां पर बन रहा है, ये केवल मल्टी लेवल पार्किंग नहीं है, बल्कि इसमें 4000 वाहनों को पार्किंग की सुविधा के साथ साथ 2500 अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर बना करके 10,000 अधिवक्ताओं के लिए भी अत्याधुनिक चैम्बर और उनके लिए अत्याधुनिक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने का भी एक माध्यम यह मल्टी लेवल पार्किंग और अधिवक्ताओं के लिए बनाए जाने वाले चैम्बर, जो बार एसोसिएशन की वर्षों से मांग थी, उस मांग को आज यहां पर पूरा करते हुए और राष्ट्रपति जी के करकमलों से माननीय मुख्य न्यायाधिपति की उपस्थिति में और उच्चतम न्यायालय के सभी माननीय न्यायमूर्तियों के गर्मामयी उपस्थिति में इस आयोजन को यहां पर आयोजित करने में मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। इसके साथ ही प्रयागराज के लिए एक नई, क्योंकि प्रयागराज को हम त्रिवेणी की धरती मानते हैं, प्रयागराज में आप देखते होंगे कि प्रयागराज धर्म की धरती तो है ही, न्याय के लिए 24 करोड़ जनता प्रयागराज पर निर्भर करती ही है, लेकिन साथ साथ शिक्षा का भी उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और वर्षों से मांग हो रही थी कि एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना प्रयागराज में हो। और मेरा वहां पे हमेशा इस बात के लिए, जब 2017 में हम लोग आए थे तो मेरे सामने एक ही चैलेंज था। मैंने कहा विधि विश्वविद्यालय बने तो ऐसा बने जो राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर न्यायिक अधिकारियों के द्वारा ही इसको संचालित अगर कर दिया जाए तो हमें प्रयागराज की धरती पर इस प्रकार का विश्वविद्यालय बनाने में प्रसन्नता की अनुभूति होगी। और मुझे प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधिपति स्वयं इसके विजिटर होंगे। इस प्रकार का एक्ट राज्य सरकार ने बना करके आज प्रस्तुत किया है और यह विश्वविद्यालय का शुभारंभ अगले सत्र में हम लोग यहां पर प्रारंभ करेंगे। आज जब यहां पर माननीय राष्ट्रपति जी हैं, माननीय राज्यपाल महोदया हैं, माननीय मुख्य न्यायाधिपति हैं और हम लोगों की हार्दिक इच्छा भी है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का प्रयागराज से बहुत संबंध था। प्रयागराज के हर कुंभ में यहां पर अगर भी आज भी किले के अंदर आप जाकर के देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। ये विधि विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृतियों को समर्पित होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शासन की ओर से इस बात के लिए आश्वासन देता हूं कि न्यायिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उनके आधुनिकीकरण के लिए, उनके तकनीकी उन्नयन के लिए राज्य सरकार भरपूर सहयोग करेगा। और ये राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय न्यायिक क्षेत्र में नए छात्रों को, नई पीढ़ी को इस क्षेत्र में न केवल अध्ययन और अध्यापन का एक मंच उपलब्ध कराएगा, बल्कि इस क्षेत्र में शोध के वे अनेक अवसर भी उपलब्ध कराने का एक मंच होगा, जहां से निकले हुए युवा न केवल प्रदेश और देश के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी प्रयागराज का, प्रदेश का और देश का नाम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्य न्यायाधिपति का, सर्वोच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायमूर्तियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी प्रयागराज वासियों को, प्रयागराज उच्च न्यायालय से जुड़े हुए सभी न्यायमूर्तियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी का सादर धन्यवाद उनके उद्बोधन के लिए। May I now request the Honorable Chief Justice of India, Shri N.V. Ramana, to bless this gathering with his wise and kind words.
Mahamahim, Bharat Rashtrapati, Sri Ramnath Kovind ji, the Honorable Governor of Uttar Pradesh, Srimati Anandabhai ji, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath ji, Honorable Minister for Law and Justice, Sri Kiran Rijiju ji, my brothers, Justice Vinit Saran, Justice Dinesh Maheshwari, Justice Krishna Murari, Justice Vikram Nath, Justice Munishwar Nath Bandari, Acting Chief Justice of Allahabad High Court, my dear brother and sister judges of Allahabad and Lucknow courts, Honorable Minister for Law, Government of Uttar Pradesh, Sri Brijesh Pathak, Mr. Amarendra Nath Singh, President and other office bearers of the members of the High Court Bar Association of Allahabad, judicial officers of Uttar Pradesh, staff of High Court of Allahabad, other distinguished guests, ladies and gentlemen, नमस्कार। मुझे इस पवित्र नगरी में आकर बहुत खुशी हुई। यह है कि लोग अपने बड़े दिल के लिए जाने जाते हो। Unfortunately, my learning Hindi is not confined to only a year in the school. Please forgive me not giving a elaborate speech in Hindi. Today I am overwhelmed to be here in the city of Kumbh, a city with rich history in every corner, a city known as the seat of knowledge, wisdom and justice since time immemorial, a city which gave impetus to the freedom movement with the historic Anand Bhavan as its epicenter, a city in which Mahatma Gandhi declared the most peaceful war ever known to mankind against the British rulers, a city which is home to legendary freedom fighters. I am privileged to be in this holy land of Triveni Sangam, the confluence of three holy rivers. The occasion is befitting in the sense that we have assembled here to perform three auspicious deeds: laying foundation for National Law University, the new multi-level parking and advocate chamber complex, and the unveiling of the portrait of legendary advocate Sri Anand Bhushan Saran. The Allahabad High Court has a history of more than 150 years. The Allahabad Bar and Bench have produced some of the greatest legal humanists in the country. In 1975, it was Justice Jagmohan Lal Sinha from Allahabad High Court who passed the judgment that shook the nation. When he disqualified Srimati Indira Gandhi, it was a judgment of great courage, which could be said to have directly resulted in the declaration of emergency and the consequences which I don't want to elaborate. Dr. Sachidananda Sinha, the first President of the Constituent Assembly, Pandit Motilal Nehru, Sri Tej Bahadur Sapru, Purushottam Tandon were all members of the great Allahabad Bar. In the famous Chori Choran case, the appeal was argued by Pandit Madan Mohan Malaviya before this High Court. This bar has left an indelible mark in Indian freedom struggle and the drafting of our Constitution. I expect you to carry forward the extraordinary legacy, tradition and culture of this historic bar. I urge all of you to take a lead in protecting the rights and liberties and freedoms of the citizens. For me, to be a part of this event at the Allahabad High Court is a special moment. At the outset, I would like to give my heartiest congratulations to Justice Munishwar Nath Bandari and Acting Chief Justice of Allahabad High Court and other judges of the High Court and the state government for these momentous achievements. I would also like to congratulate the staff of High Court and the members of the bar and the public. This event touches upon topics that I hold extremely important. The importance of
Strengthening judicial infrastructure cannot be overstated. Sufficient judicial infrastructure can help improve access to justice by catering to the ever-rising number of cases and litigants and their changing needs. Courts in India still operates and work from dilapidated structures without proper facilities. Such a situation is severely detrimental to the experience of litigants and lawyers. It is an unpleasant work environment for court and staff and the judges, making it difficult to effectively perform their function. We neglected and failed to focus on providing good infrastructure for the courts in India after the British left. That is the reason why I am campaigning the National Judicial Infrastructure Corporation, which will develop concepts of the National Court Development Project and its implementation. The National Judicial Infrastructure Corporation shall be along the lines of the different infrastructure development statutory bodies that work towards certain national assets across the country. One of the design principles that NJIC will follow is socially responsible and inclusive architecture. Today, the construction of the new multi-level parking and advocate chambers complex in Allahabad High Court is an important step in creating a barrier-free, citizen-friendly atmosphere. I have been told that advocates in Allahabad were in great difficulty as they still do not have proper chambers. I am glad to find that the needs of women and differentially abled have been consciously considered. This is a welcome move for advocates and litigants. I hope that the new complex will re-energize the Allahabad Bar. I do not want to point any finger or lay any blame regarding the pendency in the Allahabad High Courts relating to the criminal matters, which is very worrying. I request Allahabad Bar and Bench to work together and cooperate to resolve this issue. The laying of foundation stone for the proposed National Law University in Allahabad is a significant step. As the Honorable President laid the foundation stone for the National Law University, I was reminded of the words of Mahatma Gandhi. I quote, "What is really needed to make democracy functioning is not knowledge of facts, but right education," unquote. I hope the addition of this university will serve the nation and its people well. The growth of our legal system goes hand in hand with the growth in legal education. It is necessary for the country to have quality legal education which produces professionals who fulfill the legal needs of the ever-increasing population. Today, I have also had the honor of unveiling the portrait of one of the most celebrated lawyers from the Allahabad Bar, someone who is a role model to young lawyers and law students. See, late Anand Bhushan Saran, who was one of the best and most respected senior advocates from Allahabad. He was well known for his wit and intellect and for his ability to come up with practical solutions on the spot. He never lost his composure in any situation. However, what his juniors and associates recollect about him was his extraordinary work ethic, his punctuality, and the amount of hard work he put into all his matters. Till his last days, he never wavered from his routine and was still working without ever making excuse of ill health. This earned him universally respect and admiration. Working closely with his son, Brother Justice Vinit Saran, I can state that my brother has imbibed some of his best qualities by watching his eminent father. Lastly, I would like to take a few minutes to place on record my gratitude for the support of the Honorable President of India, who always gives priority to the legal community. As a former lawyer himself, he understands the troubles and the difficulties faced by those in the legal community and has always taken an active role in attempting to resolve any issues faced by us.
It was his idea to translate the judgments of the Supreme Court to vernacular languages to increase access to justice, which has now been implemented. Whenever we meet, he always asks about the welfare of the legal fraternity, and he is always thinking of improving the legal aid system for the underprivileged. Since the time today morning, I met the Honorable President at the airport. Like a family elder, he has been showering with lot of love and affection. I am indebted to him, sir. Actually, Honorable President of India, who requested and told me that we have to come to Allahabad and Lucknow, both places, during my tenure and meet with the members of the bar and visit the bench. Thank you very much for the Honorable President of India inviting to his own state. I would also like to give my regards to Honorable Governor Srimati Anandiben Ji Patil, whose life story is truly inspiring. While she was a young teacher, she jumped into Narmada River to save 2 girls from drowning, and she got a gallantry award. While traveling in the helicopter, she is asking me about the Lok Adalat system and how to improve and dispose of the particularly family-related issues. Her concern is very much taken into consideration. I request the Honorable Acting Chief Justice to create more Lok Adalats regarding these issues. I also take this opportunity to congratulate the Honorable Chief Minister of the state, Sri Yogi Adityanath, for his efforts, cooperation and commitment to improve the infrastructure of the judiciary in Uttar Pradesh. I thank him. I am also happy to say that Sri Kiran Rijiju, the dynamic Union Law Minister, I appreciate his outlook towards strengthening the judicial infrastructure to increase his access. Kiran Rijiju is according to me, is a young man, because he is like many of us, came from a rural background. While traveling, he mentioned about his background. I thought he studied some Oxford University or Stanford University. He said that he studied in a rural school, and he saw first time electricity in his class 8 and a car in his 10th class. He knows the difficulties and woes of the population, rural masses. So he is encouraging us, he is supportive to us. I thank him on this occasion. Finally, let me again congratulate the Acting Chief Justice of Allahabad High Court, other judges of the court, and the High Court staff, members of the bar, and the state government for taking these initiatives and inviting me, giving this opportunity to participate in this occasion. Thank you very much for giving the opportunity. माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, आपके उद्बोधन व मार्गदर्शन के लिए हम सभी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इस क्रम में हम उत्तर प्रदेश राज्य की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल महोदया से सभा को उद्बोधित करने हेतु विनम्र निवेदन करते हैं। देश के माननीय राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी, माननीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश श्री विनीत सरन जी, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश श्री दिनेश माहेश्वरी जी, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण मुरारी जी, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश श्री विक्रमनाथ जी, हाई कोर्ट इलाहाबाद के माननीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. भंडारी जी,
इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरनाथ श्री जी, उपस्थित सभी न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, देवियों और सज्जनों, उत्तर प्रदेश के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एवं नवीन भवन इलाहाबाद हाई कोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी एवं देश की प्रथम कोविंद जी माननीय धार्मिक एवं आध्यात्मिक नगरी प्रयागराज की पावन भूमि पर मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि अभी पिछले 28 अगस्त को माननीय राष्ट्रपति जी ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के प्रथम आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी और आज यहाँ उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नवीन भवन का शिलान्यास कर रहे हैं। यह उनका उत्तर प्रदेश के प्रति लगाव ही है जो उन्हें यह बार बार आने की प्रेरणा देता है। यह प्रदेश माननीय राष्ट्रपति महोदय जी की जन्मस्थली भी है, इसलिए इसके विकास के प्रति उनका लगाव स्वाभाविक है। श्री रामनाथ कोविंद जी राजनीति में आने से पहले सर्वोच्च न्यायालय में वकील थे और राजनीति में आने के बाद आपने विधि एवं न्याय संसदीय समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। आप न्यायिक प्रशासन के विद्वान हैं और आपके कर कमलों से उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना का शिलान्यास होना गर्व की बात है। मैं देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एन.वी. रमन्ना जी का भी संगम नगरी प्रयागराज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण यहाँ आने के लिए निकाला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद को प्राचीन काल से ही ज्ञान नगरी के रूप में जाना जाता है। यह गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन तट पर ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने की कामना की जाती है। यह सुखद आश्चर्य है कि इस नगर की सड़कों पर भी किताबें मिलती हैं। शायद ही ऐसी कोई गली होगी जहाँ की सड़कें किताबों से भरी न मिले। यह इस ज्ञान नगरी की विशेषता रही है। यहाँ तक कानूनी शिक्षा का संबंध है तो यह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे देश में परंपरागत रूप से कानूनी शिक्षा गैर विशिष्ट कॉलेजों के माध्यम से दी जाती है जो अन्य स्नातकों की तरह कानून की डिग्री प्रदान करते हैं, लेकिन इनके पास छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए समुचित ढांचा और उचित क्षमता नहीं होती। कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए ये आवश्यक है कि इसके लिए अलग विश्वविद्यालय बनाया जाए। इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना का उद्देश्य यही है कि यहाँ से कानून की बेहतर शिक्षा होकर लेकर निकले छात्र समाज के सभी वर्गों को न्याय प्रदान किया जाना सुनिश्चित कराए। कानून बनना पर्याप्त नहीं है। कानून के सम्यक अनुपालन से ही समाज को समान न्याय का लाभ प्राप्त हो सकता है। यह काम तभी संभव होगा जब कानून की पढ़ाई करने वाले यहाँ दक्ष एवं योग्य विद्यार्थी आए और इसके लिए आवश्यक है कानून के विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन के साथ उचित प्रशिक्षण की भी सुविधा प्राप्त हो। इस तरह प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में शिक्षण, अनुसंधान और ज्ञान के प्रसार की जो व्यवस्था की जाएगी वह भावी न्यायिक अधिकारियों तथा अधिवक्ताओं के कौशल को और अधिक विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे न्यायिक सेवाओं का जहां विस्तार होगा तो वहां आम जन को न्याय प्राप्त करने में देरी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा आज यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के नवीन भवन का शिलान्यास किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नवीन भवन को आधुनिकतम तकनीक से युक्त, सुगम और सुविधाजनक बनाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि 12 मंजिल के इस भवन के बन जाने से न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों
और वादियों को काफ़ी सुविधा प्राप्त होगी। वैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस प्राचीन भवन से न्यायिक प्रशासन का 150 वर्षों का इतिहास जुड़ा हुआ है, लेकिन आज भी बढ़ती आबादी और बदलते न्यायिक स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए बहुत लंबे समय से नए भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसका सपना आज पूरा हो रहा है। मैं चाहूँगी कि निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था समय से और पूरी गुणवत्ता के साथ इस कार्य को पूर्ण करे, ताकि जल्द से जल्द इस भवन निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो और सभी को इसका लाभ मिलने लगे। अंत में मैं माननीय राष्ट्रपति जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद। माननीय राज्यपाल महोदया को समारोह सभा को अपने वचनों से अनुग्रहित करने के लिए हम सादर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कार्यक्रम के स्वर्णिम क्षण में इस संगम नगरी प्रयागराज में माननीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन और अब माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से उनके अभिभाषण हेतु हम विनम्र आग्रह करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऐतिहासिक परिसर में आयोजित इस समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री एन.वी. रमणा जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय विधि मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशगण जस्टिस विनीत सरन जी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी, जस्टिस कृष्ण मुरारी जी, जस्टिस विक्रमनाथ जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशगण, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अमरेंद्र नाथ सिंह जी, उपस्थित अधिवक्तागण तथा अधिकारीगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज एवं इस परिसर में विभिन्न सुविधाओं से युक्त एडवोकेट्स का चैम्बर, पार्किंग स्थल आदि का जो निर्माण कार्य होने वाला है, उसका शिलान्यास करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सचमुच में ये दोनों ही कार्य न्याय प्रदान करने संबंधी व्यवस्था के विकास की दिशा में सराहनीय प्रयास है। हम सब लोग जानते हैं कि विधि, शिक्षण और न्याय प्रणाली में व्यापक सुधारों के लिए भारत की न्यायपालिका तथा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के लिए केंद्र और राज्यों के स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की ओर से योगदान करने वाले सभी लोग प्रशंसा के पात्र हैं। देवियों और सज्जनों, इतिहास की दृष्टि से इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत में स्थापित किया गया चौथा हाई कोर्ट है। महत्व की दृष्टि से यह हाई कोर्ट देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में न्याय प्रदान करने की जिम्मेदारी निभाता है। न्यायाधीशों की संख्या की दृष्टि से
यह देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। परंतु इन सभी तथ्यों से एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वह परंपरा जिसमें महामना मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और कैलाश नाथ काटजू जैसे प्रखर व राष्ट्रप्रेमी अधिवक्ताओं ने इसी परिसर से भारतीय इतिहास के अनेक गौरवशाली अध्याय लिखे। इस हाई कोर्ट के बार और बेंच के प्रबुद्ध सदस्यों ने समाज और देश को वैचारिक नेतृत्व भी प्रदान किया। इसी उच्च न्यायालय में सन 1921 में भारत की पहली महिला वकील सुश्री कोर्नेलिया सोराब जी को इनरोल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। वह महिला सशक्तिकरण की दिशा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भविष्योन्मुखी निर्णय था। पिछले महीने ही हम सब लोग जानते हैं कि न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी का एक नया इतिहास रचा गया है। मैंने उच्चतम न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की। आज उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कुल 33 न्यायाधीशों में 4 महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायपालिका के इतिहास में आज तक की सर्वाधिक संख्या है। इन नियुक्तियों में भविष्य में एक महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। सामान्यतया महिलाओं में न्याय प्रकृति का अंश अधिकतम होता है, भले ही इसके कुछ अपवाद भी होते हो। उनमें हर किसी को न्याय देने की प्रवृत्ति, मानसिकता व संस्कार होते हैं। मायका हो, ससुराल हो, पति हो, संतान हो, कामकाजी महिलाएं सबके बीच संतुलन बनाते हुए भी अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता के उदाहरण प्रस्तुत करती है। सही मायने में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना तभी संभव होगी जब अन्य क्षेत्रों सहित देश की न्याय व्यवस्था में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। आज उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को मिलाकर महिला न्यायाधीशों की कुल संख्या 12% से भी कम है। यदि हम अपने संविधान के समावेशी आदर्शों को प्राप्त करना है तो न्यायपालिका में भी महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना ही होगा। मैं आशा करता हूं कि देश के इस विशालतम उच्च न्यायालय में महिला अधिवक्ताओं, अधिकारियों और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि होगी। देवियों और सज्जनों, एक अधिवक्ता के रूप में मैंने देखा है कि अधिकांश युवा व सामान्य परिवारों के अधिवक्ता, उनके सहायक तथा वादकारी न्यूनतम सुविधाओं के अभाव के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। इस संदर्भ में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आज जिन सुविधाओं के लिए निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया गया है, वे यहाँ के अधिवक्ताओं तथा उनके सहायकों के साथ साथ सभी वादकारियों के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होंगी। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से जुड़कर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। न्याय पाने के लिए गरीब लोगों के संघर्ष को मैंने नज़दीक से देखा है। न्यायपालिका से सभी को उम्मीदें तो होती हैं, फिर भी सामान्यतया लोग न्यायालय की सहायता लेने से हिचकिचाते हैं। न्यायपालिका के प्रति लोगों के विश्वास को और अधिक बढ़ाने के लिए इस स्थिति को बदलना जरूरी है। सभी को समय से न्याय मिले, न्याय व्यवस्था कम खर्चीली हो, सामान्य आदमी की समझ में आने वाली भाषा में निर्णय देने की व्यवस्था हो और खासकर महिलाओं तथा कमजोर वर्ग के लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में भी न्याय मिले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। यह संभव तभी होगा जब न्याय व्यवस्था से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स अपनी सोच व कार्य संस्कृति में आवश्यक बदलाव लाएंगे और संवेदनशील भी बनेंगे। देवियों और सज्जनों, विधि के समक्ष समता प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 14 तथा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले अनुच्छेद 21 के तहत
सभी नागरिकों का यह मूलभूत अधिकार है कि न्याय उनकी पहुंच में हो। एक्सेस टू जस्टिस का यह मूल अधिकार सुनिश्चित कराना सरकार के सभी अंगों, विशेषकर न्यायपालिका की सफलता की कसौटी है। जन साधारण में न्यायपालिका के प्रति विश्वास और उत्साह को बढ़ाने के लिए लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाने से लेकर सबऑर्डिनेट जुडिशरी की दक्षता बढ़ाने तक कई पहलुओं पर अनवरत प्रयासरत रहना समय की मांग है। सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था कराने, जजों की नियुक्ति द्वारा वर्किंग जजों की संख्या में समुचित वृद्धि करने तथा बजट के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने से हमारी न्याय प्रक्रिया को और मजबूत आधार मिलेगा। मुझे विश्वास है कि देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय राज्य सरकार के सहयोग से ऐसे सभी क्षेत्रों में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेगा। देवियों और सज्जनों, प्रयागराज की एक प्रमुख पहचान शिक्षा के केंद्र के रूप में रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका तथा शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रयागराज की प्रतिष्ठा को देखते हुए इस विधि विश्वविद्यालय के लिए प्रयागराज ही सर्वोत्तम स्थान चुना गया है। विधि विश्वविद्यालय हेतु जमीन उपलब्ध कराने के लिए मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा उनकी पूरी टीम की सराहना करता हूँ। राज्यपाल महोदया के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री जी के सक्रिय निर्देशन में हो रही प्रगति के लिए मैं उन्हें और उनकी टीम को हार्दिक साधुवाद और बधाई देता हूँ। कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ पर आधारित व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण लीगल एजुकेशन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नॉलेज इकोनॉमी के इस युग में हमारे देश में नॉलेज सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा नीति को कार्य रूप दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के निर्माण तथा विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। विश्व स्तरीय विधि शिक्षा हमारे समाज और देश की प्राथमिकताओं में से एक है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में कक्षा 12 के बाद ही हमारे किशोर और युवा दाखिला लेते हैं, जैसा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों में पहले से ही होता रहा है। ऐसे बच्चे स्कूल स्तर पर ही कानून के क्षेत्र को अपना कैरियर बनाने में उत्साहित होते हैं। ऐसे उत्साही विद्यार्थियों ने विधि जगत में अपनी अच्छी साख बनाई है, परंतु यह आवश्यक है कि विधि शिक्षण के सभी संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया जाए। किसी भी संस्थान के लिए आरंभ में ही सभी पद्धतियों को सुविचारित रूप से स्थापित करना अपेक्षाकृत सरल होता है। व्यवस्था के निर्मित हो जाने के बाद उसमें सुधार करने की प्रक्रिया जटिल होती जाती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस विधि विश्वविद्यालय के आरंभ से ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ विधि विश्वविद्यालयों की पद्धतियों और प्रणालियों का अध्ययन करके श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं को अपनाया जाए। इस विश्वविद्यालय में शुरू से ही छात्राओं और शिक्षिकाओं के समान प्रतिनिधित्व पर भी जोर दिया जाना चाहिए। आधुनिक सुविधाओं के निर्माण, विद्यार्थियों के चयन, अध्यापकों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम के निर्धारण, पेडागॉजी की शैलियों के चयन आदि सभी आयामों में विश्व की श्रेष्ठतम पद्धतियों को कार्यान्वित करके एक विश्व स्तरीय संस्थान का निर्माण करना चाहिए। देवियों और सज्जनों, कानून को सामाजिक और आर्थिक प्रगति व बदलाव के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। मेरी शुभकामना है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज योजनानुसार स्थापित तथा विकसित हो तथा यहाँ के विद्यार्थी न्यायपूर्ण सामाजिक व आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इन प्रकल्पों का शुभारंभ आज एक ऐसे विशेष दिवस पर हो रहा है जिसके विषय में हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए। आज ही के दिन 128 वर्ष पहले शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म महासभा में अपने ऐतिहासिक संबोधन द्वारा भारत के गौरव का उद्घोष किया था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपने चरम उत्कर्ष पर था, लेकिन स्वामी जी के संबोधन से पूरा विश्व समुदाय
भारत की आध्यात्मिक शक्ति के प्रति सम्मान से भर उठा। स्वामी जी ने हर प्रकार की धर्मांधता और उत्पीड़न के समापन की आशा व्यक्त करते हुए भारत की न्याय, समानता व करुणा पर आधारित संस्कृति तथा सहिष्णुता का संदेश पूरी मानवता तक पहुंचाया था। यदि विश्व समुदाय ने वर्ष 1893 में स्वामी विवेकानंद के 9/11 के सहिष्णुता के संदेश को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया होता तो शायद अमेरिका में वर्ष 2000 के 9/11 का मानवता विरोधी भीषण अपराध न हुआ होता। आत्मविश्वास, आत्मगौरव और देश अभिमान का जो आदर्श स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को विश्व समुदाय के सम्मुख रखा था, उसी पर चलते हुए मुझे विश्वास है कि हमारी युवा पीढ़ी भारत को 21वीं सदी के विश्व में शीर्षस्थ स्थान दिलाएगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति में भारतीय न्यायपालिका को भी अपनी महती भूमिका रेखांकित करनी होगी। मैं एक बार पुनः इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार व बेंच के सभी सदस्यों को अपनी बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय राष्ट्रपति महोदय,